खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र का 10वां दिन। राहुल ने मोदी अडानी का मुखौटा लगाया, सांसदों से बातचीत की, पूछा आपकी पार्टनरशिप कब से चल रही है। किसानों के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची याचिका, जज ने सुनवाई से किया इनकार। कोर्ट ने कहा हम इस मामले की नई याचिका पर सुनवाई के इच्छुक नहीं है। आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी। पटपड़गंज से अवध ओझा को टिकट, जंगलपुरा से मनीष सिसोदिया लड़ेंगे चुनाव। जेवर एयरपोर्ट पर ट्रायल रन शुरू। इंडिगो विमान की पहली लैंडिंग सफल। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए पहली उड़ान। 57 परीक्षण आयोजित। दिल्ली के 40 स्कूलों में बम की धमकी, मेल भेजकर मांगे $30,000। डॉग बम स्क्वाड तलाशी में जुटे। जम्मू कश्मीर में 9 जगह पारा माइनस पहुंचा। जोजिला में -20 डिग्री सेल्सियस। हिमाचल में बर्फबारी। 14 दिसंबर से उत्तर भारत में तेज ठंड पड़ने के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे आपको हरियाणा के सोनीपत ले चलते हैं, जहां पर विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और नैब सिंह सैनी उस पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मंत्री जी, इसी प्रकार युवाओं के कल्याण के लिए रोजगार व कौशल विकास के कार्यक्रम लाए जा रहे हैं। हमने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में बिना पर्ची, बिना खर्ची के 26,000 युवाओं और बेटियों को सरकारी नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूं कि आपने गत 29 अक्टूबर को रोजगार मेले में हमारी हरियाणा की इस पहल की सराहना करके हमें प्रोत्साहित किया है। हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय दर्शन पर चलते हुए गरीबों के लिए ही अनेक योजनाएं चलाई हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके ही दिशा निर्देश में हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो किडनी के पेशेंट रोगी थे, ऐसे सभी लोगों को जो किडनी के पेशेंट थे उनको सरकारी हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस देने की सेवाएं भी हमने आपके दिशा निर्देश में शुरू की हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो योजना 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा जो शुरू की है, उसका भी हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक लाभ मिल रहा है। और उसमें हमारी माताएं जो 70 साल से ऊपर की हैं, उनका फ्री में इलाज करने की योजना 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय जो आपने किया है वो सराहनीय है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम विकसित भारत बनाने में हरियाणा में अधिकतम योगदान के लिए कृत संकल्प हैं। इसी संकल्प के तहत प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना में भी हम अपना अधिकतम योगदान करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का यहां पधारने के लिए मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। और मैं बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। धन्यवाद, आप यहाँ पधारे हैं। मैं पुनः आपका हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर जो एक बड़ी योजना बीमा सखी योजना देश की हमारी बहनों के लिए आप लॉन्च करने के लिए, आज उनको समर्पित करने के लिए आए हैं, मैं आपका पुनः बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। और ये तस्वीर आप पानीपत से देख रहे थे, जहां पर विभिन्न विकास कार्य योजनाओं के बारे में नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री वो बता रहे थे। अब रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली से खबर, आम आदमी पार्टी ने आज
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। सूची में 20 नामों की घोषणा की गई। खास बात यह है कि इस लिस्ट में कई दिग्गज नेताओं के नाम भी शामिल हैं। मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से टिकट दिया गया है, जबकि अवध ओझा पटपड़गंज से चुनाव लड़ेंगे। इनके अलावा नरेला से दिनेश भारद्वाज चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं तीमारपुर से सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू चुनावी मैदान में हैं। दिनेश भारद्वाज नरेला से, सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू तीमारपुर से, मुकेश गोयल आदर्श नगर, जसबीर कराला मुंडका, राकेश जाटव धर्मरक्षक मंगोलपुरी से, प्रदीप मित्तल रोहिणी, पुरनदीप सिंह साहनी चांदनी चौक, प्रवेश रतन पटेल नगर, राखी बिल्डान माधीपुर, प्रवीण कुमार जानकी जनकपुरी, सुरेंद्र भारद्वाज बिजवासन, जोगिंदर सोलंकी पालम, मनीष सिसोदिया जंगपुरा, प्रेम कुमार चौहान देवली, अंजना पार्चल त्रिलोकीपुर, अवध ओझा पटपड़गंज, विकास बग्गा कृष्णानगर, जितेंद्र सिंह संटी शहदरा, नवीन चौधरी गांधीनगर, आदिल अहमद खान मुस्तफाबाद। तो ये वो 20 नाम है जो दूसरी लिस्ट में शामिल है आम आदमी पार्टी की। भिंड से खबर है, एसपी असित यादव की बड़ी कार्रवाई। भिंड से खबर आपको बता रहे हैं, एसपी असित यादव की बड़ी कार्रवाई। भिंड से खबर, एसपी असित यादव की बड़ी कार्रवाई। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने अवैध फैक्ट्री पर मारा छापा। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने अवैध फैक्ट्री पर मारा छापा। पुलिस ने हथियार बनाने की फैक्ट्री पर मारा छापा। दो हथियार तस्कर फरार, 7 देसी कट्टे बरामद। हथियार बनाने का सामान भी किया गया जब्त। पकड़े गए आरोपी उत्तर प्रदेश के निवासी। देहात थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भिंड से खबर, एसपी असित यादव की बड़ी कार्रवाई। भिंड से खबर है, फिर आफत में अन्नदाता, प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल ने जताई नाराजगी। भिंड से खबर, फिर आफत में अन्नदाता, प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल ने जताई नाराजगी। दो दिवसीय दौरे पर आए थे प्रभारी मंत्री। सिंचाई विभाग ने नहर में छोड़ा पानी। 2 दिवसीय दौरे पर आए थे प्रभारी मंत्री। ज्यादा पानी छोड़ने पर नहर का पानी हुआ ओवरफ्लो। पानी ओवरफ्लो से 100 बीघा तैयार खेत पानी में डूबा।
सिंचाई विभाग ने नहर में छोड़ा पानी। 2 दिवसीय दौरे पर आए थे प्रभारी मंत्री। विदिशा जिले के नटेरन में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र सेंगर पर अपनी ही रिश्ते में की भतीजी के बलात्कार का केस लगा है। वर्तमान में नेताजी फरार बताया जा रहा है। वह पुलिस की गिरफ्त से दूर है। सोशल मीडिया पर एक लेटर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें नेताजी ने अपने इस्तीफा जिला अध्यक्ष को भेज दिया है। वह अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। प्रदेश सरकार ने जिला स्तर पर सड़कों के किनारे ग्रीन बेल्ट्स बनाकर हरे भरे वृक्ष और फूलों के पौधे लगाए हैं ताकि शहर सुंदर दिखे और लोगों को शुद्ध वातावरण मिल सके। लेकिन इस हमें एक विडंबना ही कहेंगे या हरियाणा के रेवाड़ी की गिनती यदि हम प्रदेश के सबसे गंदे शहरों में करें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब रेवाड़ी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए विधायक को हाथों में झाड़ू लेकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। बहुत बुरा हालत है। अब देखो कितना प्लास्टिक, कितना कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, बगल में स्कूल है, कोई सुधार नहीं है। तो नहीं लगता कि इससे बीमारियां और बढ़ रही? बिल्कुल होती है जी। पानी भरा है यहाँ पे, डेंगू का मच्छर बिल्कुल मिलेगा आपको 200%। लेकिन कोई करने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्या देखिए, जो सफाई अभियान का जो बीड़ा उठाया, टीमें बनाई, आज भी आपने यहाँ पर सफाई अभियान चलाया, बावजूद उसके रेवाड़ी में बहुत जगह कचरा इस तरीके का, अभी जरूरत है और काम करने की। देखिए, इसमें सब लोग मिलके करेंगे ना, क्योंकि सरकारें पॉलिसी बनाती हैं, काम कराती हैं, लेकिन बिना जन भागीदारी के, बिना जन सहयोग के वो धरातल पे उतनी नहीं उतरती जितने उतरनी चाहिए। आज लखनऊ से खबर है, नगर निगम में तैनात राजस्व निरीक्षक निलंबित। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने किया निलंबित। गृह कर वसूली में लापरवाही के चलते किया गया निलंबित। राजस्व निरीक्षक अनूप यादव को किया गया निलंबित। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने की कार्रवाई। राजस्व निरीक्षक अनूप यादव को किया गया निलंबित। लखनऊ से खबर, नगर निगम में तैनात राजस्व निरीक्षक निलंबित। हमीरपुर से खबर, ट्रक ने ऑटो रिक्शा में मारी टक्कर। हादसे में ऑटो रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल। हादसे में सड़क क्रॉस कर रही स्कूली छात्रा भी घायल। सुमेरपुर कस्बे के बस स्टैंड NH 34 का ये पूरा मामला। हादसे में ऑटो रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल। हादसे में सड़क
कन्नौज से खबर है, खेत में घायल अवस्था में पड़ी मिली नीलगाय। नीलगाय को घायल अवस्था में देख ग्रामीण एकत्रित स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी मामले की सूचना के बाद नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची 112 सौरिक थाना क्षेत्र के चुटारापुर गांव की पूर्णिमा। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी मामले की सूचना। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची 112 पुलिस। सौरिक थाना क्षेत्र के ये पूरा मामला। कन्नौज से खबर, खेत में घायल अवस्था में पड़ी मिली नीलगाय। रायबरेली से खबर है, संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। परिजनों ने युवक की हत्या का लगाया आरोप। गांव में के ही 2 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। लड़की के भाइयों पिता पर लगाया हत्या का आरोप। पहले से ही दे रहे थे हत्या की धमकी। परिजन उफरा मऊ गांव का रहने वाला था मृतक युवक। गांव के ही 2 लोगों पर लगा हत्या करने का आरोप। लड़की के भाइयों पिता पर लगाया आरोप। पहले से ही दे रहे थे हत्या की धमकी। भदोखरा थाना क्षेत्र के भेटा पुल के पास मिला था युवक का शव। पहले से ही दे रहे थे हत्या की धमकी। परिजनों का बड़ा आरोप। गांव के ही 2 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। किसी ने मार करके परिवार वालों ने धमकी दे रहे थे कि इसको आज नहीं तो कल किसी दिन इसको जान से मार देंगे, और हमको भी एक दिन मारने की कोशिश की थी, और इस लड़के को कह रहे थे कि मार देंगे जरूर, चाहे जब मार देंगे। कौन लोग थे, किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था लगातार? वो लड़की लड़का के बहाने में होता है। कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे थे? पड़ोसी के कल्लू का लड़का है। बुलंदशहर से खबर है, स्वाट टीम पुलिस की इनामी गौकश से मुठभेड़। पुलिस की गोली से 25,000 का इनामी शमीम इनामी से तमंचा, जिंदा पखों का कारतूस बरामद। स्वाट टीम पुलिस की अडौली नहर पुल के पास हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली से 25,000 का इनामी शमीम घायल। बुलंदशहर से खबर, स्वाट टीम पुलिस की इनामी गौकशों से मुठभेड़। कोतवाली पुलिस टीम द्वारा
भूड़ चौराहे के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग चल रही थी। रात करीब 2 बजे एक मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लग गया। पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने अपनी मोटरसाइकिल अडौली नहर की तरफ मोड़ दी और पुलिस पे फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में वे व्यक्ति घायल हो गया। पूछताछ पर उस व्यक्ति ने अपना नाम शमीम उर्फ गंजा, ग्राम गंगावली, थाना बीबी नगर बताया है। इस व्यक्ति पर लूट, डकैती और गौकशी ऐसे 15 मुकदमे पंजीकृत हैं। ये व्यक्ति कोतवाली देहात में गौकशी के केस में वांछित चल रहा था और इस व्यक्ति पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लखनऊ से खबर। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का आज जन्मदिन। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी धूमधाम से मना रहा जन्मदिन। सामाजिक सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा जन्मदिन। सांसद सोनिया गांधी के जन्मदिन पर कई कार्यक्रम। प्रदेश कार्यालय पर रक्तदान शिविर का आयोजन। सोनिया गांधी के दीर्घायु के लिए प्रार्थना, हवन कार्यक्रम। अस्पतालों में फल वितरित करने पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ता। अस्पताल में फल वितरित करेंगे कांग्रेसी कार्यकर्ता। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन आज। सांसद सोनिया गांधी के जन्मदिन पर कई कार्यक्रम आयोजित। कौशाम्बी से खबर है। जच्चा बच्चा की मौत के मामले में एक्शन। डीएम के आदेश के बाद न्यू उन्नति हॉस्पिटल सील। बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रहा था न्यू उन्नति हॉस्पिटल। झोला छाप डॉक्टर के ऑपरेशन से हुई थी दोनों की मौत। डीएम ने सीएमओ से दैट ऑडिट रिपोर्ट भी मांगी। चरवा कस्बे के न्यू उन्नति हॉस्पिटल का मामला। बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रहा था अस्पताल। चरवा कस्बे के न्यू उन्नति हॉस्पिटल का मामला। अभी जब जैसे ही हमारा संज्ञान में आया कि ये हॉस्पिटल चल रहा है और बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना नियमों के तहत, तो हम लोगों ने उसको सील कर भी दिया है और उसमें आगे भी और कार्रवाई की जाएगी जहाँ पे जो संचालक है उनके ओर भी। और उसके साथ साथ हम लोग डेथ ऑडिट भी करा रहे हैं जिससे पता चलता है कि किन कारणों से ये हुआ है। उसके क्रम में और अगर गंभीर सिचुएशन उत्पन्न होती है तो हम उनके खिलाफ, डॉक्टर के खिलाफ FIR भी करवाएंगे। लखनऊ से खबर है। पिता की डांट से बेटी ने लगाई फांसी। बाथरूम में दुपट्टे के सहारे फांसी लगाकर दी जान। कल रात 14 वर्षीय किशोरी ने घर में लगाई फांसी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीजीआई थाना क्षेत्र के एल्डिगो आश्रय कॉलोनी की घटना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाथरूम में दुपट्टे के सहारे फांसी लगाकर दी जान। कल रात 14 वर्षीय किशोर ने घर में लगाई फांसी।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फर्रुखाबाद से खबर है, तेंदुए के हमले में दर्जनों लोग घायल। एडीएम और एएसपी समेत आला अधिकारी मौके पर मौजूद। तेंदुए के हमले में 2 छात्र, 3 वन विभाग के कर्मी भी घायल। तेंदुए के हमले में 2 छात्र, 3 वन अधिकारी भी घायल। स्कूल जा रहे 2 छात्रों पर तेंदुए ने किया हमला। थाना मऊ दरवाजा की पूरी घटना। फर्रुखाबाद से खबर, तेंदुए के हमले में दर्जनों लोग घायल। स्कूल जा रहे 2 छात्रों पर तेंदुए ने किया हमला। इसके लिए हमने डार्ट गन मंगवा ली है, अभी आधे घंटे में करीब पहुंच जाएगी। 2 घंटे पहले कानपुर जू से मंगवाई थी, यहाँ पे डार्ट गन अवेलेबल नहीं थी हमारे पास। और बाकी जाल तो मंगवा ही लिया गया है और ट्रैक किया जा रहा है लेपर्ड, और जल्दी से जल्दी कोशिश है कि पकड़ लिया जाए। 3 स्टाफ हमारे घायल हो गए तो वो हॉस्पिटलाइज हैं, उनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जो पकड़ने आए थे टीम से। बाकी एक्शन हो रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 22 और 23-24 नवंबर को आयोजित किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 70वां राष्ट्रीय कई ऐतिहासिक अनुभवों का गवाह बना, जिसमें लघु भारत, अनेकता में एकता तथा विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के अवसर मिले। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा महेश्वर से पुण्य शुक्ला अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी वर्ष पर निकाली गई मान वंदना यात्रा प्रयागराज अयोध्या से होते हुए अधिवेशन स्थल पर पहुंची। यात्रा के माध्यम से लोक माता द्वारा भारतीय संस्कृति विशिष्टता के पुनरुत्थान हेतु किए गए प्रयासों को जन सामान्य तक पहुंचाया गया। 21 नवंबर को गोरखपुर पहुंची इस यात्रा का स्वागत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर राजशरण शाही व तत्कालीन राष्ट्रीय महामंत्री यज्ञवल्लभ शुक्ल द्वारा किया गया। विभिन्न शैक्षिक संस्थानों के 500 छात्र छात्रा एवं शिक्षक कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया था। इसी संदर्भ में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कानपुर प्रांत द्वारा आयोजन किया गया। जैसा कि हम सभी को विदित है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 22 से 24 नवंबर को गुरु गोरक्षनाथ की भूमि गोरखपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया था। उसी संदर्भ में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कानपुर प्रांत द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का वर्ष में एक बार राष्ट्रीय अधिवेशन होता है और अधिवेशन में वर्ष भर की गतिविधियों का हमारे राष्ट्रीय महामंत्री द्वारा महामंत्री प्रतिवेदन में वर्णन किया जाता है। सीतापुर जिले के कोतवाली लहरपुर क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। 25,000 रुपए के इनामी बदमाश रफाकतपुर तो मुन्ना खां को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से फायरिंग हुई, जिसमें बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को तुरंत हिरासत में लेकर उपचार के लिए अस्पताल भेजा। रफाकत के खिलाफ विभिन्न थानों में कई गंभीर मामले दर्ज हैं। थाना लहरपुर अंतर्गत नहर के किनारे आज सुबह पुलिस व एक बदमाश की मुठभेड़ हुई है। इसमें एक अपराधी जिसका नाम रफाकत है
इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। ये थाना लहरपुर से वांछित चल रहा था गैंगस्टर के मामले में। ये थाना मानपुर सीतापुर का रहने वाला है। इसके द्वारा पूर्व में भी कई घटनाएं जिसमें गौकशी, चोरी, डकैती इत्यादि शामिल हैं की गई हैं, जिसके उपरांत इसके ऊपर करीब 18 मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं। आज इसकी सूचना पर पुलिस के द्वारा यहाँ घेराबंदी की जा रही थी, तो इसको रोकने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में इसको अस्पताल भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शिवालय पार्क तैयार करने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। इसे अगले महीने शुरू होने वाले महाकुंभ से पहले पूरा करना है। प्रयागराज नगर निगम 11 एकड़ जमीन पर पार्क बना रहा है। इसमें देश भर में भगवान शिव को समर्पित मशहूर मंदिरों की नकल होगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शिवालय पार्क तैयार करने का काम जोर शोर से चल रहा है। इसे अगले महीने शुरू होने वाले महाकुंभ से पहले पूरा करना है। प्रयागराज नगर निगम 11 एकड़ जमीन पर पार्क बना रहा है। इसमें देश भर में भगवान शिव को समर्पित मशहूर मंदिरों की नकल होगी। पार्क का मकसद श्रद्धालुओं और आगंतुकों को भक्ति का अनूठा अनुभव कराना है। वे देश भर के मशहूर मंदिरों की नकल एक ही जगह देख सकेंगे। तो जितने तीर्थयात्री आ रहे हैं, दर्शनार्थी आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, उनके लिए तो टेंटेज और तमाम रहने की व्यवस्थाएं हो रही। लेकिन जो हमारे आराध्य, जो हमारे तीर्थपति आएंगे, इस बार नगर निगम प्रयागराज ने उनको भी एक प्रकार से आह्वान किया है कि आइए हमारे शिवालय पार्क में और प्रभु यहीं पर वास करिए। और इस शिवालय पार्क में 12 ज्योतिर्लिंग बनाया जा रहा है, 4 धाम की स्थापना हो रही है। शिवालय पार्क को भारत के मानचित्र के आकार में डिजाइन किया गया है। ये पार्क की बनावट की एक और खासियत है। साधु संतों का मानना है कि ये पार्क भारत की समृद्ध धार्मिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक होगा, जहां अलग अलग रूपों में भगवान शिव के प्रति भक्ति दिखेगी। यहाँ आप देखेंगे ये पार्क बसाया जा रहा है जो भारत देश के नक्शे की तरह है। और यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिर हैं, वो सारे मंदिर के स्ट्रक्चर यहाँ तैयार किए जा रहे हैं। और चारों तरफ एक भव्य पार्क तैयार कर रहे हैं धर्म के लिए। तो ये आने वाले जो हमारे विदेशी आएंगे, यहाँ प्रयाग के गौरव को, इतिहास को, कुंभ को देखेंगे। इसके माध्यम से जो दर्शा रहे हैं कि हमारा भारत कैसे दिखता है, वो पूरा यहाँ दिखाने की एक कोशिश की गई है। ये बहुत दिव्य है, भव्य है। महाकुंभ मेला जनवरी-फरवरी 2025 में आयोजित किया जाएगा। मेले में करीब 40 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। सीरिया में रविवार को विद्रोहियों ने तख्ता पलट कर दिया। विद्रोही ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा जमाया तो सरकार गिर गई और सीरिया के राष्ट्रपति असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। असद परिवार के 50 साल के शासन के अंत का विद्रोहियों ने सड़क पर जश्न मनाया। इस रिपोर्ट को देखिए। सीरिया में रविवार को विद्रोहियों ने तख्ता पलट कर दिया। विद्रोहियों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा जमाया तो सरकार गिर गई और सीरिया के राष्ट्रपति असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। असद परिवार के 50 साल के शासन के अंत का विद्रोहियों ने सड़क पर जश्न मनाया। सीरियाई स्टेट टेलीविजन ने लोगों के समूह की ओर से बयान प्रसारित किया, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति बशर असद के शासन को उखाड़ फेंका गया है और सभी कैदियों को रिहा कर दिया गया है। रविवार की घटनाओं ने असद के करीब 14 साल के शासन को नाटकीय रूप से खत्म कर दिया, क्योंकि बीते लगभग एक दशक से गृह युद्ध में घिरा सीरिया तबाह हो गया था। Hayat Tahrir al-Sham, which is a group in the northwest, had taken lead along with the Free Syrian Army and several other smaller groups, had taken major towns, especially from Aleppo, Hama and Homs. And now the reports today have come that they have also entered Damascus, which means the capital, and some reports are indicating that the army says that President Assad's regime is no longer there. So it appears that President Assad has left the country and his regime has fallen as per the recent reports. रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक सीरिया में तख्ता पलट की मुख्य वजह इस साल शुरू हुआ विद्रोह, कमजोर हुई सेना समेत रूस और ईरान जैसे सहयोगियों से घटता सपोर्ट रहा।
हयात तहरीर अल शाम की अगुवाई में विपक्षी ताकतों ने इन कमजोरियों का फायदा उठाया। Assad government had been surviving for the last almost 10 years with the help of Iranians and Russians. So they have chosen the correct time. The Russians are busy in Ukraine. The Iranians have suffered heavy losses due to Israeli attack, and their proxy Hezbollah, which is in the neighboring Lebanon country, is also not in a position. 34 साल की उम्र में विदेश से डॉक्टर की पढ़ाई किए हुए असद बेहद सौम्य स्वभाव और टेक्नो सेवी रखते थे। साल 2000 के वक्त जब असद के शासन की सीरिया में एंट्री हुई तो माना जाता था कि वे अपने पिता की छवि से उलट देश में कई बड़े बदलाव लाएंगे और संघर्षों को खत्म करेंगे। हालांकि 2011 के विरोध प्रदर्शनों का सामना करते हुए उन्होंने अपने पिता के क्रूर तरीकों को अपनाया और सीरिया को ऐसे गृह युद्ध में झोंका जिसमें कथित तौर पर 5 लाख लोग मारे गए और आधी जनसंख्या को बेघर होना पड़ा। बीते नवंबर में विपक्षी ताकतों के हैरान कर देने वाले हमले की वजह से असद की सेना का पतन बेहद तेजी से हुआ। कई संघर्षों में घिरे सीरिया को उसके सहयोगी रूस, ईरान और हिजबुल्लाह के कम होते सपोर्ट ने असद परिवार के दशकों के शासन का अंत कर दिया। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधा आपको गोरखपुर ले चले जहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अब हम ही ना जनती एक कड़वा मोई लिखल। अच्छा 70 साल से ऊपर के सब लोगों को अब कार्ड मिल जाएगा फ्री में, और इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। आज हमारा तब कैसे दवाइया होगा बा? आदमी दवा तो आपका होगा ही होगा। तो 5 लाख रुपया हर साल मिलेगा फ्री में उपचार के लिए, है ना? ठीक है। हाँ, तो इसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। चलिए बधाई आपको। हाँ। मुख्यमंत्री राहत कोष के अगले लाभार्थी श्री सुधीर कुमार सिंह जी, चक्सा हुसैन, शिवनगर कॉलोनी से। सर्वप्रथम महाराज जी के चरणों में मेरा चरण स्पर्श स्वीकार किया जाए प्रभु। हाँ सुधीर जी बताइए, आप क्या समस्या थी आपकी? जी सर, ओरल कैंसर था मुझे। हाँ। और हनुमान प्रसाद कैंसर हॉस्पिटल से मेरी इलाज हो रही है। 3 लाख सीएम फंड मुझे मिला है सर। उपचार हो गया? अभी चल रही है। चल रहा है ना? जी सर। कहाँ से उपचार करा रहे हैं? ये हनुमान प्रसाद कैंसर पे। जी। क्या चल रहा है? रेडियोथेरेपी है? जी, रेडियोथेरेपी और कीमो है साथ। ठीक है, उपचार कराइए आप आराम से। आपके पास आयुष्मान का कार्ड तो नहीं अभी? नहीं सर। ठीक है, आप लोग बनाइए, आराम से उपचार कराइए, सहयोग आपको मिलेगा। ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। चलिए बधाई। आप सभी को सादर धन्यवाद। और इस श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आयुष्मान भारत की योजनाओं पर आधारित वीडियो की प्रस्तुति। नीति, नियत और स्वभाव से विकास के लिए प्रतिबद्ध कर्मयोगी सरकार की विजनरी लीडर में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ है आत्मनिर्भर। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश बनकर उभरा है हाईटेक चिकित्सा सुविधाओं का हब। एम्स और ICMR जैसे विश्व स्तरीय संस्थान नए उत्तर प्रदेश के नए गोरखपुर में हुए हैं संचालित, जहां आम नागरिकों को मिल रही हैं आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में सुनिश्चित हुई है हाईटेक स्वास्थ्य सुविधाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से संचालित आयुष्मान भारत योजना ने गरीब और कमजोर वर्ग के करोड़ों नागरिकों को दी है बेहतर इलाज की गारंटी। पूर्ण समर्थ भाव में से आयुष्मान भारत योजना ने जन्म लिया। सरकार ने तय किया कि गरीब के अस्पताल में भर्ती होने का खर्च 5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना ने उत्तर प्रदेश के 9 करोड़ से अधिक नागरिकों को दिया है चिकित्सा बीमा का उपहार।
उपहार। आयुष्मान भारत योजना वंचित परिवारों को जोड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से संचालित की गई है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के माध्यम से सरकारी एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया है। नए उत्तर प्रदेश के नए गोरखपुर में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4 लाख से अधिक परिवारों के 11 लाख से अधिक नागरिकों को मिली है स्वास्थ्य बीमा की सुविधा। इस परिवर्तनकारी योजना। कश्मीर घाटी में तापमान लगातार गिर रहा है। कई जगहों पर शीतलहर चल रही है। श्रीनगर समेत घाटी के कई शहरों में तापमान 0 के नीचे दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। कश्मीर घाटी में तापमान लगातार गिर रहा है। कई जगहों पर शीतलहर चल रही है। श्रीनगर समेत घाटी के कई शहरों में तापमान 0 से नीचे दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है। एक तो सुबह सुबह जो बाहर नहीं निकला जा रहा और पानी ये लाइक फेस वॉश करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है यहाँ, और हाथ भी बाहर नहीं आ रहे। तो जैसे अगर ग्लोव्स वगैरह जैकेट नहीं है तो बहुत दिक्कत हो रही है, और स्पेशली अगर आप लाइक सुबह वॉक कर रहे हैं तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इस चीज़ में। तो कंसर्न बहुत है अभी सर्दी का। टेम्परेचर भी आई थिंक 2 या 3 के आसपास ही है, तो इस चीज़ में है थोड़ी दिक्कत। अगर बाहर से आ रहे तो ज़्यादा दिक्कत है, एज लोकल तो इतनी नहीं है। हालांकि शीतलहर से सैलानियों में खुशी है। कई सैलानियों को ठंडे मौसम का लुत्फ उठाते देखा गया। लग नहीं रहा था कि श्रीनगर में इतना ठंडा होगा बोल के, लेकिन यहाँ आते ही सडनली एयरपोर्ट पे आते ही इतना जो ठंड है इधर अभी ज़बरदस्त। मुझे लग रहा है कि मैंने सुना कि दूध पत्री और शायद गुलमर्ग वगैरह में भी बर्फ़ गिरी है, तो इसलिए सारा टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया। लेकिन अच्छा मौसम है, बढ़िया है, इंजॉय कर रहे हैं सर। हम तो एक्चुअली ऑफिशियली आए हैं, ऑफिस के काम से आए हैं। अभी ठंड में दिक्कत क्या है सर, हम लोग तो नॉर्मली आते रहते हैं इधर, इतना है बर्दाश्त कर लेते हैं इतना ठंड को। जो नए लोग आते हैं साउथ साइड से आएंगे उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। हम लोग थोड़ा कर रहे थे, झेल लेते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 10 और 11 दिसंबर को श्रीनगर समेत घाटी के कई जगहों पर मौसम खुश्क रहेगा। इस दौरान आसमान साफ रहने के आसार हैं। इससे लोगों को ठंड से निजात मिलेगी। पूर्वानुमान के मुताबिक 12 दिसंबर तक आसमान में बादलों की वापसी होगी। ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। इस बदलाव से तापमान और गिरेगा। महाकुंभ 2024 को दिव्य और भव्य बनाते हुए श्रद्धालुओं के आवागमन सुविधापूर्ण बनाने पर रेल प्रबंधन ने जोर दे रखा है। पीएम मोदी के अगले सप्ताह प्रयागराज दौरे महाकुंभ को भव्य सुविधाजनक बनाने के लिए कराए गए विकास कार्यों का लोकार्पण करने आ रहे हैं। इससे पहले रविवार शाम को रेल सूचना एवं प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना व प्रौद्योगिकी अश्विनी वैष्णव वाराणसी होकर रेल मार्ग से प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार, महाप्रबंधक ए.के. वर्मा, डीआरएम लखनऊ एस.एम. शर्मा व अन्य अधिकारियों के साथ प्रयाग परिक्षेत्र के स्टेशनों का निरीक्षण किया। इस दौरान रेलवे मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को सुरक्षित व सुविधापूर्ण रेल यात्रा सुविधा दिए जाने के निर्देश दिए। रेल मंत्री ने कहा कि दुनिया भर में रहने वाले भारतवासी महाकुंभ के प्रति अगाध श्रद्धा भाव रखते हैं। भारतीय संस्कृति में मेले काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। ये मेले धार्मिक आस्था के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित कारोबारी महत्व रखते रहे हैं। भारतीय जनमानस की श्रद्धा और आस्था महाकुंभ को लेकर विभिन्न देश के सांसदों को आकर्षित करती है। इसीलिए महाकुंभ पर लाखों श्रद्धालु सहित पर्यटक दुनिया के सबसे बड़े मेले का साक्षी बनने को यहाँ पहुँचते हैं। इसीलिए भारतवर्ष की महान संस्कृति और दर्शन ने प्रयागराज को संगम बताया गया है। बाफाबाऊ जंक्शन इस बार महाकुंभ की तैयारियों में बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। बाफाबाऊ जंक्शन पे यात्रियों की रुकने की व्यवस्था, नया फुट ओवरब्रिज, दोनों से आगे एक नया रेल ओवरब्रिज, प्लेटफॉर्म्स में व्यवस्था, गाड़ियाँ एक्स्ट्रा चलाने की व्यवस्था, सब तरह की चीज़ों का बहुत अच्छी बड़ी व्यवस्था की गई है और महाकुंभ की तैयारियाँ पूरी हैं।
उन्होंने कहा कि महाकुंभ के दौरान यात्रियों को सुविधापूर्ण रेल यात्रा सुविधाएं देकर रेल के महत्व को स्थापित बनाए रखने का बड़ा अवसर है। इसीलिए सभी रेल अफसरों व कर्मचारियों को समर्पित भाव से कार्य करते हुए सुरक्षित व सुगम यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। निस्वार्थ भाव से संकल्पबद्धता के साथ सर्वश्रेष्ठ सेवाएं प्रदान कर इस महा आयोजन में भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। इस मौके पर अपर मंडल रेल प्रबंधक सचिन वर्मा व वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी सहित अन्य रेल अधिकारी मौजूद रहे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का